हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक अर्थशास्त्र का चैप्टर सेकेंड डेटा का संग्रह के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लॉटरी निकालने के लिए सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो लॉटरी निकालने के लिए सैंपलिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? यादृच्छिक रूप से किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यादृच्छिक रूप से। दूसरा है, नमूने के बीच तुलना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है और जनगणना पद्धति बनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा डी, ये सभी, मतलब सर्वेक्षण का क्षेत्र, डेटा की शुद्धता और संग्रह की लागत, यह सभी शामिल हो जाएंगे। तीसरा है, किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? चर कहलाती है। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो उस अंतर को क्या कहा जाता है? वर्ग अंतराल का परिमाण कहा जाता है। आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है वह सारणीयन कहलाती है। अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्थानिक वर्गीकरण में खालिस्तान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थान। खालिस्तान एक तालिका की पंक्तियों का शीर्षक है। तो आधार। एक खालिस्तान श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। समावेशी। खालिस्तान वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो गुणात्मक वर्गीकरण। पांचवा है, विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। तो उत्तर होगा जनगणना विधि। और छठवां है, यादृच्छिक के तहत ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की संभावना होती है। तो बराबर होती है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। तो सत्य है। जनगणना पद्धति में प्रगणकों की कम संख्या की आवश्यकता होती है। असत्य है। संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में। तो क्या है ये? असत्य है। असतत चर के मामले में डेटा भिन्नों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर असत्य है। हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है। असत्य है। और दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए। यह भी असत्य है। प्रश्न नंबर 4 है, जोड़ी बनाइए। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अंकगणितीय रेखा रेखांकन। तो अंकगणितीय रेखा रेखांकन का हो जाएगा समय श्रृंखला डेटा प्रस्तुत करने के लिए निर्मित किया जाता है। क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा का आपका हो जाएगा इसका बार आरेख। तो बार आरेख आपका 2 आयामी। ओजाइफ से कम। तो ओजाइफ से जो कम होगा आपका ऊपर की ओर उठना। पाई आरेख। पाई आरेख आपका वृत्ताकार। और गुण, तो गुणात्मक आयाम। ये आपकी सही जोड़ी हो गई। प्रश्न 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं? तो अंकगणितीय रेखा ग्राफ को समय श्रृंखला ग्राफ कहा जाता है। सभी आयातों के शीर्षों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर खींची गई आकृति कौन सी है? तो आवृत्ति बहुभुज कहलाती है। किसी तालिका के कोई 2 प्रमुख घटक लिखिए। तो तालिका के जो घटक होते हैं या तत्व होते हैं, तो जैसे शीर्षक हो गया, कैप्शन हो गया, फुटनोट हो गया, तो कोई भी 2 लिख सकते हैं। शीर्षक लिख दीजिए, फुटनोट लिख दीजिए, है ना। हम वार्ष को क्या कहते हैं? तो वार्ष को कॉलम कहा जाता है। सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है? सामान्य वक्र का आकार घंटी के आकार के जैसा होता है। प्रश्न नंबर 1 है, काल श्रृंखला आंकड़ों के चित्र में प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं बताइए। तो 2 सीमाएं कौन सी हैं? पहली सीमा है विजातीय इकाइयां। तो चरों में अगर विजातीय इकाइयां हैं तो चित्र में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। दूसरा है मूल्यों में बहुत अधिक अंतर। तो चरों के मूल्यों में बहुत अधिक अंतर है तो चित्र रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा।
प्रश्न दूसरा है, एक वर्ष में मासिक वर्षा को निरूपित करने के लिए किस प्रकार के आरेख अधिक प्रभावी होते हैं? तो वर्ष में मासिक वर्षा को निरूपित करने के लिए दंड आरेख अधिक प्रभावी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतीकरण की कोई दो सीमाएं बताइए। तो नंबर 1 है, आंकड़ों को शाब्दिक रूप से प्रस्तुत करने पर उनमें त्रुटि की संभावना अधिक होती है। और दूसरा है, आंकड़ों को शाब्दिक रूप से प्रस्तुत करने से उन्हें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। उनमें लिखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पढ़िएगा, उनमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। प्रश्न चौथा है, चर के दो उदाहरण दीजिए। तो वस्तु या व्यक्तियों के समूह की विशेषताओं या गुण को बताने वाले को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। चर दो प्रकार के हो जाएंगे, एक मात्रात्मक चर और दूसरा गुणात्मक चर। प्रश्न पांचवा है, अच्छी प्रश्नावली के कोई दो गुण लिखिए। तो पहला गुण होता है एक अच्छी प्रश्नावली के कि वह सरल होनी चाहिए, उसके जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होना चाहिए? सरल होने चाहिए। और दूसरा गुण होता है कि प्रश्नावली में प्रश्न सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न छठवां है, दूरभाष पर साक्षात्कार के दो लाभ बताइए। तो पहला लाभ है कि साक्षात्कार से जो हम दूरभाष पर यानी कि टेलीफोन पर साक्षात्कार करेंगे तो उससे धन कम खर्च होगा। और दूसरा है समय की बचत होगी। प्रश्न सातवां है, प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं बताइए। तो प्राथमिक आंकड़े सबसे पहले तो समंक कैसे होते हैं? मौलिक होते हैं। दूसरा है, प्राथमिक समंक पर आधारित निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाते हैं। प्रश्न आठवां है, द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है? तो द्वितीयक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते बल्कि पहले से ही एकत्रित किए हुए रहते हैं। इनमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है, इस आधार पर यह प्राथमिक समंकों से भिन्न होते हैं। प्रश्न 9वां है, जनसंख्या को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले मनुष्यों की संख्या की जनांकिकी विशेषताएं जनसंख्या कहलाती है। और जनसंख्या के जनांकिकी उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, जनघनत्व, साक्षरता दर आदि। प्रश्न 10वां है, अच्छे प्रतिदर्श या न्यायदर्श की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रतिदर्श को न्यायदर्श भी कहा जाता है। तो पहला है प्रतिनिधित्व और दूसरा है समानता व सजातीयता। तो प्रतिनिधित्व क्या होता है? उचित निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु जो प्रतिदर्श होते हैं ऐसे होना चाहिए जिसमें कि समग्र के सभी मौलिक गुण सम्मिलित हों, है ना। इसके लिए इकाइयों का चुनाव कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब जितनी भी इकाइयां हैं उन इकाइयों का वो क्या करे? प्रतिनिधित्व करे, अच्छी तरह से उसका प्रतिनिधित्व करे। और दूसरा है समानता व सजातीयता। तो जो न्यायदर्श होता है या प्रतिदर्श की जो इकाइयां होती हैं तो उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होनी चाहिए? प्रकृति वह समान होनी चाहिए और सजातीय होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, फ्रीक्वेंसी एरे को परिभाषित कीजिए। तो चरों के मूल्य की आवृत्ति वितरण सारणी फ्रीक्वेंसी एरे है। दूसरे शब्दों में कहें तो सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण एक तालिका है जो विभिन्न परिणामों की आवृत्ति को दर्शाती है। प्रश्न 12वां है, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वर्गीकरण में सामग्री को उनकी समानता एवं एक रूपता के आधार पर वर्गों या उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रश्न 13वां है, अपवर्जी और समावेशी श्रृंखला के बीच अंतर करें। तो अपवर्जी श्रृंखला क्या है? तो अपवर्जी में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा की होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला जो वर्ग है आपका 0 से 10, तो इसकी जो उच्च सीमा है 10, वह दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा? आपका निम्न सीमा बन जाएगी। यहाँ पर 20 जो है यहाँ आकर निम्न सीमा बन जाएगी, है ना। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई आपकी या कौन सी श्रृंखला हो गई? यह होगी आपकी अपवर्जी श्रृंखला। दूसरा है समावेशी श्रृंखला। तो
तो समावेशी श्रृंखला में एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है। जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। तो आप यहाँ देख रहे हैं 0 से 9 पूरा समाहित हो गया उसमें, 10 से 19 है ना, मतलब जो उच्च सीमा है वह निम्न सीमा बाद वाले पद की नहीं बन रही है। प्रश्न 14 है, सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण लिखिए। तो सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण निम्न प्रकार से हैं। समझने में सहायक, तो सारणियन में जो होता है, तो सारणियन क्या होता है, वह आकर्षक होना चाहिए, है ना, ताकि उसे हम आराम से अच्छी तरह से समझ सकें। दूसरा होता है समय की बचत, तो सारणियन से अधिक सूचना कम स्थान में व्यक्त की जाती है। और तीसरा है गणना व तुलना में सहायक चित्रों एवं बिंदु, तो रेखाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे गणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सरल हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि समझने में जो सहायक है, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा थोड़ा सा कि सारणियन को इस तरीके से बनाना चाहिए कि वह देखने में आकर्षक हो और समझने में सहायक हो। प्रश्न 15 है, वर्ग मध्यमान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वर्गांतरों के मध्य स्थान को मध्यमान या मध्यमूल कहते हैं। तो मध्यमूल अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, ये इसका फार्मूला हो गया या सूत्र हो गया। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वक्र बनाइए। तो यहाँ पर आपकी उम्र दी है, निवासी की संख्या दी हुई है ना, तो 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके 70 से 80 तक दिया हुआ है और यहाँ पर उनकी संख्याएं दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, इसे बारंबारता वक्र बनाना है। तो हम OX पर वर्ग ले लेते हैं और OY पर बारंबारता ले लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 आपकी यहाँ पर ये उम्र दी हुई थी कि 0 से 10 है, 10 से 20 है ना, और यहाँ पर आपकी जो संख्या है या फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है, तो यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 0 से 10 कितनी संख्या है, 150 है। तो 0 से 10 आपकी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, है ना। फिर 10 से 20 300 हो जाएगी, 20 से 30 500 हो जाएगी, 30 से 40 800। तो इसी तरीके से 70 से 80 आपका जो होगा वह हो जाएगा 100। तो ये आप इन सभी बिंदुओं को आप मिला दीजिए। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर आपको जो वक्र प्राप्त हो रहा है वह आपका बारंबारता वक्र कहलाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित सूचनाओं को एक उपयुक्त आलेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 में ये निर्यात किया गया है जो करोड़ रुपए में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो निर्यात करोड़ रुपए है 600, 640, 670, 780 और 900। तो यहाँ पर जो अंतर दिखाई दे रहा है 600 से शुरू हुआ है। तो हम जब इसका वक्र बनाएंगे, हम इसको ग्राफ में बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि कृत्रिम आधार रेखा जो आपने पढ़ी होगी, कृत्रिम आधार रेखा ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा गैप हो जाएगा। यदि हम 100, 200, 300 करेंगे तो OY अक्ष बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए यह कृत्रिम आधार रेखा तैयार की और कृत्रिम आधार रेखा आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं 600 से, 600, 650, 700, 750, 800, 850 और 900। तो देखेंगे हम 14-15 में क्या था आपका 600 है, तो यहाँ पर आप बिंदु रख लेंगे 600 पर। फिर 640, 670, फिर 600, 780 और 900, इन सभी बिंदुओं को मिला लीजिए। तो जो वक्र आपको प्राप्त होगा वह क्या होगा, आपका आलेख प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है सूचना देने वाले की सद्भावना एवं सक्रिय जो सूचना देने वाला है वह किस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहा है ना। दूसरा, प्रश्न कम सरल व स्पष्ट होने चाहिए। तीसरा है सूचना देने वाले को सरलतम भाषा के द्वारा समझाकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए। चौथा है सूचना देने वालों में पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। और पांचवा है कम से कम समय में सूचना प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए।